हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ अवर मिनी मॉक टेस्ट सीरीज। इस सीरीज का हर क्वेश्चन आपके अपकमिंग एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेंस ने जो यूनिवर्सल मीडियम ईथर माना था उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी दिया था, उन्होंने ऐसा माना था कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम है ईथर जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो मासलेस है, जिसकी जीरो डेंसिटी है और परफेक्टली इलास्टिक है। ये हाइपोथेटिकल है, उन्होंने ऐसा माना था। जैसे आपको पता है साउंड वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस जो प्रकाश तरंगें हैं उनके लिए भी मीडियम होता है, और मीडियम जो है वो क्या है, ईथर उन्होंने माना था, जो मासलेस है, जीरो डेंसिटी है और उसका जो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये फैक्ट एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। रिलेवेंट क्वेश्चन है कि उसका घनत्व तो बहुत कम और प्रत्यास्थता बहुत अधिक, ठीक है, जो ईथर के लिए। दूसरी बात, हाइगेंस से आप ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इन्होंने जो है उसको क्या माना था, जो इनके अकॉर्डिंग जो है, अगर पूछा जाए कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, तो लॉन्गिट्यूडनल आपको लगाना है। ऑप्शन दोनों भी होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, अनुदैर्घ्य लगाना है, ठीक है। हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन आए, ध्रुव, ठीक है, पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन आए तब आप ट्रांसवर्स मानोगे। क्या मानोगे? ट्रांसवर्स की पुष्टि यहीं से होती है। लेकिन अगर पोलराइजेशन के थ्योरी से, पोलराइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण बाई लक्ष्य एयरफोर्स, आपको मिल जाएगा वीडियो। बाकी यहाँ से आपको दो फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने हैं कि जो उन्होंने ईथर को माना था उसका बहुत कम घनत्व और इलास्टिसिटी बहुत अधिक। दूसरी बात, इनके अकॉर्डिंग जो है अनुदैर्घ्य, ठीक है, जो कैसा उनका नेचर है, अनुदैर्घ्य। आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल शेप देना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट वे होता है प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, मॉक टेस्ट। कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, क्योंकि दिस इज द ओनली वे बाई विच यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ। तो अगर आप परीक्षा एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपके में डाउनलोड नहीं है, यहाँ पे भी लाखों बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो हमारा रेफरल कोड है अनु50। जैसे ही आप ये यूज करोगे ANU और 50, तो आपको 150 रुपये की एक्स्ट्रा छूट, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इतना आप एफर्ड कर सकते हो। और 149 में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं अगर, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा अगर आप मॉक टेस्ट में एनरोल करते हो, ठीक है। तो यू कैन चेक। दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, उसकी वेवलेंथ पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो दूसरा प्रश्न भी आप देख पा रहे हो, यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो कि पहला प्रश्न हाइगेंस की थ्योरी से था। तो जितने भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इनकी हैं, उनसे क्वेश्चंस दो चार बनते हैं आपका एयरफोर्स का पेपर और नेवी के पेपर में, ठीक है। तो आप इन पे भी कमांड आपको बनाना है, और किस में क्या कंजर्व रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो फिक्स रहती हैं। जैसे एक डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है, अगर आप फिजिक्स के लिए सोचो तो 4 से 5 नंबर जो ऐसे हैं फिक्स रहते हैं, जो स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा आपका एक ऐसे जो किसके जैसे लेंज का नियम, आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, किरचॉफ का नियम, आपका क्या कहते हैं किरचॉफ के साथ केपलर के नियम। तो ये कुछ 4 से 10 होंगे अगर मैक्सिमम होंगे। तो कौन सा नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, जैसे स्टीफन का नियम, बीन का विस्थापन नियम, जैसे नहीं, जैसे तो इनकी जो थ्योरीज हैं तो उसमें किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप मेरे वीडियोस का रिवीजन करते रहो, क्योंकि मैंने प्रीवियसली सब कुछ करा दिया जो रिक्वायर्ड है। तो जो इंटेंसिटी है वो उसकी वेवलेंथ की पावर 4 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो इंटेंसिटी है, जो स्कैटर्ड लाइट की जो तीव्रता है, वो आपकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बहुत क्लोज है ऑप्शन, जल्दबाजी में चतुर्थ तो यहाँ भी दिख जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। अब अगर बात करें वेवलेंथ की, तो आपको पता है कि विबग्योर, विब WIBGYOR, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वी से वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा जो वेव की लेंथ होती है वो रेड की होती है, और जो येलो, अगर वॉयलेट वेव है तो उसकी लेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, इसकी सबसे कम होगी। अब आपने सोचा है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो इसकी अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तभी तो आपको जो है सूर्योदय से पहले पूछा जाएगा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सनसेट और सनराइज के समय में सन रेड क्यों दिखता है। 4 ऑप्शन होंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्कैटर्ड सबसे कम होगा, तो हमें अपीयर कैसा होता है, वो रेड अपीयर होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है।
प्रिज्म के लिए जो मिनिमम डेविएशन एंगल है इट्स डिपेंड ओनली ऑन प्रिज्म कोण पे या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या बोथ पे या किसी पे नहीं। तो इसका आंसर है सी। जो अल्पतम विचलन कोण का मान है वो प्रिज्म कोण पे भी निर्भर करता है और अपवर्तनांक पे भी निर्भर करता है। प्रिज्म से एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। याद रखना एक फॉर्मूला n बराबर साइन ए का मतलब प्रिज्म कोण प्लस डेल्टा एम मतलब अल्पतम विचलन कोण बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2। ये जो फॉर्मूला है ये आप जरूर याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बनने वाले क्वेश्चन। अब इसमें जो आई है आपतन कोण है वो ऊपर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 जो लिखा हुआ है ये आपतन कोण है। ये बात आप याद रखोगे स्टार मार्क करके। और जो नीचे ए बटे 2 है ये अपवर्तन कोण है। अब इस फैक्ट से क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स में। मान लो आपको कह दे कि 60 डिग्री जो है वो प्रिज्म कोण है और आपका 30 डिग्री अल्पतम विचलन कोण है और पूछ देगा आपतन कोण बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप सीधा इसी फॉर्मूले से जा सकते हो। आप प्रिज्म कोण 60 में आप अल्पतम विचलन कोण 30 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपतन कोण जो है 45 डिग्री आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये तो सीधा ये है कि अपवर्तनांक निकालने के लिए है। बाकी ये याद रखना कि ये जो ऊपर ये इतना लिखा हुआ ये आपतन कोण है और नीचे वाला अपवर्तन कोण। मान लो आपसे कह दे कि 60 डिग्री प्रिज्म कोण है अपवर्तन कोण बताओ तो सीधा सीधा 60 का आधा कर देना 30 आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे? अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसी से एक फॉर्मूले की तरह आपने देखा होगा। अगर इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि जो अल्पतम विचलन कोण डायरेक्ट निकालने के लिए वो क्या 2i माइनस ए। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले की तरह भी आप याद कर सकते हो लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसमें आप देख रहे हो कि आई भी आ रहा है लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि यहाँ पे कहते कि पतले प्रिज्म के लिए थिन प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन इसी तरह से हो और एक फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अगर वो दे देगा कि आपतन कोण आई पर, तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें आई आ रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि थिन प्रिज्म के लिए जो डिपेंड नहीं करता है तो आपतन कोण पे निर्भर नहीं करेगा। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? जल्दबाजी मत करना। केवल हेनरी होता तब तो आप स्वप्रेरकत्व तो लगा सकते थे, चाहे प्रेरकत्व तो कहे चाहे स्वप्रेरकत्व तो कहे, दोनों का मात्रक हेनरी हो जाएगा। लेकिन हेनरी प्रति मीटर आपका जो है वो मैग्नेटिक परमिटिविटी का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी आंसर सही है। अब अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी है तो हेनरी आ गया प्रति मीटर और इसमें फेरेड प्रति मीटर। फेरेड प्रति मीटर अगर पूछा जाएगा तो ये क्या किसका हो जाएगा? ये आपका वैद्युतशीलता का हो जाएगा। अगर बात करें जैसे कि अभी जो 8 से 6 नवंबर में जो इनटेक जो अभी हुआ था रिसेंट एयरफोर्स का, उसमें प्रतिबाधा का मात्रक पूछा गया था, इम्पीडेंस का। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि ओम इसका हो ही नहीं सकता। देखो रजिस्टेंस इम्पीडेंस इनका सबका ओम, इस प्रतिबाधा का भी ओम हो गया था। ठीक है, तो ये जो मात्रक हैं उनको भी अब देखो यहाँ से ये जो दो बातें हैं म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। अगर कहे म्यू जीरो बटे एप्सिलॉन जीरो का अंडर रूट है उसका जो है तो वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल आएगा ओम। ठीक है, अगर कहे 1 बटे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और इसका वर्गमूल है तो ये वेग की विमा के बराबर आएगा LT-1। तो इस तरह से जो है आपको जो मैं आपको रोज आपको 5 से 6 क्वेश्चन लिख के लेके आता हूँ और 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। तो ऐसे अगर 10 इंपॉर्टेंट बातें भी हर वीडियो से आप रोज लिखते चलोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपके पास इतना अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से एक ऐसी बुक बना लोगे आप अपनी जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ्री की वैल्यू नहीं होती है। उनको लगता है यार हमारा कुछ इसमें जा नहीं रहा है, फ्री में वीडियोज़ मिल रहे हैं तो कंटेंट क्वालिटी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि ये कंटेंट बहुत यूनिक है। ठीक है, अभी क्या है कि आपको फ्री मिल रहा है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना अप्रिशिएट। अगर आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि मैं 5 लेता हूँ, मैं 10 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, लेकिन इट्स डिपेंड टोटली अप टू योर फीडबैक। अगर आप लोग फीडबैक पॉजिटिव देते रहोगे व्यूज़ इंक्रीज होते दिखाई देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि मेरा जो वीडियो मेकिंग का क्रिएटिंग का जो मेन जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो आपका अप्रिशिएशन है। तो अगर आप अप्रिशिएशन में कमी कर देते हो तो वीडियोज़ का क्वेश्चन कम हो जाते हैं, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है वीडियो की। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के कारण इमेज जो है वो कहाँ बनता है? रेटिना पे, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या कहीं बनता ही नहीं है? तो हाइपरमाइट्रोपिया के कारण। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन आई बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड बनते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो परितारिका, पुतली, जो श्वेत मंडल, पीत बिंदु, अंध बिंदु, तो ये जो है ये इन टर्म्स पे थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि आपसे कह देगा कि लाइट कंट्रोल कौन करता है। आपको ऑप्शन सारे गिवन है, अगर आपको पता है कि पुतली का वर्ग क्या है तब आप तो कर पाओगे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में अब जैसे कहा गया है तो रेटिना के पीछे,
अगर आपसे निकट दृष्टि दोष का पूछा जाता तो रेटिना के आगे बनता। अब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका उत्तल, कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल कनकेव, और इसके दूर के लिए कन्वेक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि जो ह्यूमन आई है आपसे कहेगा मानव नेत्र कैसा है, कैसा लेंस होता है। ऑप्शन होगा अभिसारी, अपसारी या दोनों। तो याद रखना ये अभिसारी, कैसा, कन्वर्जिंग। अभिसारी इसका नेचर जो होता है ह्यूमन आई का वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम तांबे के 2 टुकड़ों को 1 mm और 2 mm के 2 मोटे तारों में खींचा जाता है, तो इन तारों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब हम रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों तार तांबे के हैं तो हम इसको कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए सेम है। एरिया को हम रिप्लेस कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो पाई भी खत्म। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंसों का अनुपात का रेशियो लिखेंगे प्रतिरोधों का, तो क्या हो जाएगा L1/L2, और R नीचे है तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, और इतना शायद कर भी लेते आप। अब यहाँ पे क्या है कि R2/R1 का तो हमें पता है रेशियो जो है 2:1 है, लेकिन L का रेशियो कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम का मतलब दोनों टुकड़ों का जो मास है वो सेम है। अगर मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और वॉल्यूम अगर हम V1 और V2 दोनों सेम कर दें तो पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई R1 स्क्वायर L1 उसका हो जाएगा, इक्वल कर देंगे पाई R2 स्क्वायर और L2। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम हमने सेम करा तो हमें क्या मिल गया, पाई से पाई कट गया, और L1 और L2 का रेशियो जो मिलेगा वो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये यहाँ से ये हिंट्स थी कि 1 किलोग्राम मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम करके हमने L1 और L2 का रेशियो निकाल लिया, क्या, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो ये हमने जो L1 और L2 का रेशियो निकाला वो क्या निकाला, R2 बटे R1 इनका स्क्वायर, और ये पहले से थे R2 और R1 का स्क्वायर, तो फाइनली जो मिला वो R2 बटे R1 की पावर 4 मिल गया। क्या मिल गया, 4 मिल गया, क्योंकि 2 ये और 2 ये, तो 4 का मतलब R2 2 और ये 1, तो 2/1 की पावर 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16:1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है।